नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार कंपनी लॉ अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस prescribed by the Ministry of the Corporate Affairs by issued a notification on 26 March 2021 in Schedule 3 of the Companies Act। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीगल प्रोविजन क्या कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। शेड्यूल 3 के क्या क्या डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, और इन डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 में जो प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट्स हैं, नोट्स टू अकाउंट्स हैं, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट के कारण। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीगल प्रोविजन सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129 का सबसेक्शन 1 है जो ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंपनीज कंप्लाइंग with the accounting standards notified under section 133 and shall be in the form or forms as may be provided for different class or class of companies in schedule 3। तो यहां पर schedule 3 की बात कही गई। schedule 3 में जो फॉर्मेट है उसको आपको उसके अनुसार आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा आपकी कंपनी का। तो आइए देखते हैं schedule 3 में क्या है। तो शेड्यूल 3 में आप जब देखेंगे, शेड्यूल 3 चेक करेंगे तो उसमें 3 डिवीजन बांटे गए हैं। डिवीजन फर्स्ट जो है जो बताता है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी। दिस इज एप्लीकेबल ऑन द स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। आप देखेंगे डिवीजन 1 के ऊपर जो हेडिंग लिखा होगा उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए कंपनी whose financial statement are required to comply with the company's accounting standards rule 2006। तो ये स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी पे डिवीजन 1 अप्लाई होता है, जिसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वो सारे स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी पे अप्लाई होते हैं। स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी क्या होता है, इन शॉर्ट एंड ब्रीफ में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो जिसके इक्विटी या डेट शेयर लिस्टेड नहीं है या लिस्टिंग प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इसके अलावा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा ये जो फाइनेंशियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, या फिर जिसके टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर और which does not have borrowing including public deposit in excess of ₹10 crores at any time during the immediately preceding accounting year and which is not a holding or subsidiary company which is not a small and medium sized company। तो इन कंपनी पे जो है जो डिवीजन 1 अप्लाई होता है। एंड डिवीजन 2 के बारे में देखेंगे। डिवीजन 2 जो है जो जनरल इंस्ट्रक्शन देता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी required to comply with the Indian accounting standards, that is the drawn in compliance with the company's Indian accounting standards rule 2015। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी किस डिवीजन में फॉल करती है, उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस है उस पर आप ध्यान देंगे। तो जो डिवीजन 2 है, डिवीजन 2 कंपनी वो कंपनी है जिसकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज जो है लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टेड है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹5 करोड़ और मोर। इसके अलावा कंपनी अदर देन जो अबव कंपनी है लिस्टिंग वाले उसके एंड हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, या फिर होल्डिंग सब्सिडी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी और कंपनीज जो ऊपर जो दिए गए हैं ए एंड बी के उसके। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि फॉलोइंग कंपनी शैल कंप्लाई विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, इसमें जो दिया हुआ है इसमें देखिए आप कंपनी whose equity or debt security are listed or are in the process of being listed in India or outside India and having net worth of less than
500 करोड़ और लिस्टिंग प्रोसेस में है या लिस्टेड है तो वो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब डेट जो है 31 मार्च 2021 जो फाइनेंशियल इंडिया उससे वहां से शुरुआत करेगी, तो अब वो कंप्लाई करना शुरू कर देगी। उसके बाद कंपनी अदर देन द कंपनी मेंशन अबव अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹250 crore or more but less than 500 crores or holding subsidiary or joint venture or associate company or companies of the above। तो ये जो कंपनीज है वो डिवीजन 2 के में जो फॉर्मेट दिए गए हैं और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा डिवीजन 3 जो है, डिवीजन 3 कंपनी मतलब डिवीजन 3 में दिया हुआ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी that is required to comply with the Indian accounting standards Indian AS, तो उसके लिए फॉर्मेट दिया गया है और इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो ये तो हमने समझा कि शेड्यूल 3 में है क्या, किस टाइप के कंपनीज के लिए फॉर्मेट दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब आइए हम लोग चेक करते हैं कि आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग शेड्यूल 3 अमेंडमेंट, शेड्यूल 3 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 के अंदर। डियर फ्रेंड्स, हम लोग आइए देखते हैं डिवीजन 1 में के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा तीनों डिवीजन के बारे में देखा। डिवीजन 1 जो है शेड्यूल 3 का आपका ये देख रहे हैं, डिवीजन 1 का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 जैसे अप्लाई स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। इसमें सबसे पहला जो चेंजेस है आपका यहाँ पर आप देख रहे होंगे पैरा 4 में आप देख रहे होंगे यहाँ पर टोटल इनकम, पहले क्या था टर्नओवर लिखा हुआ था, तो जहां राउंडिंग ऑफ का जो प्रोविजन था वहां पर टर्नओवर लिखा होता, तो टर्नओवर को हटा करके वहां पर टोटल इनकम ऐड किया गया है। तो अब टोटल इनकम जहां पर लेस देन 100 करोड़ रुपीस है वहां पर आपको जो राउंडिंग ऑफ जो करना है नियरेस्ट 100,000 लैक्स और मिलियंस और डेसिमल, और 100 करोड़ रुपी और मोर है तो टू द नियरेस्ट लैक्स मिलियन करोड़ एंड डेसिमल देयर ऑफ। ठीक है, once a unit is measurement is used it should be used uniformly in the financial statements। तो यहाँ पर आप अब टर्नओवर को ना देख के आप टोटल इनकम जो है टर्नओवर प्लस अदर इनकम इसको टोटल करने के बाद जो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको चेक करके आप राउंडिंग ऑफ करेंगे। आइए अब हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं डिवीजन 1 में। बैलेंस शीट में आप इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आइएगा, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आप करेंट लायबिलिटीज में आप चेक करेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद आप ट्रेड पेबल्स में चेंजेस आए हैं। इसमें ट्रेड पेबल्स में टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ द माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज फॉर क्रेडिटर अदर देन द माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है मेंशन है। और उसके अलावा एसेट में जो है, एसेट में नॉन करेंट एसेट में आप देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ इंटेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट वर्ड इसमें जो आ गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में के फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन नोट्स जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है नोट्स टू अकाउंट जो है उसमें काफी चेंजेस हुए हैं। आइए हम लोग चेक करते हैं 1 बाय 1 क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शेयर कैपिटल के अंदर क्या चेंजेस हैं। तो शेयर कैपिटल के अंदर आप देखेंगे इसमें आप शेयर कैपिटल में एक क्लॉज है एम जोड़ा गया है। एम में आपको बताया गया है कि a company shall disclose shareholding of promoters। इसके पहले प्रमोटर की शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज नहीं थे। इसमें आपको देखते हुए कि उसमें शेयर होल्डर के डिस्क्लोजर थे कि शेयर होल्डर अगर आपके यहाँ पर दिए होंगे आपके में 5% या ऊपर
जो इसके शेयर होल्डिंग थे उसके नेम और परसेंटेज डिस्क्लोज होते थे। और अब जो है प्रमोटर के जो शेयर होल्डिंग है वो डिस्क्लोज होंगे। अब प्रमोटर कौन है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रमोटर डिफाइंड है वो प्रमोटर उसको कहते हैं। प्रमोटर जो उसका एनुअल रिटर्न में जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, जब प्रमोटर किया है या ऑफर लेटर में आपने आइडेंटिफाई किया है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है कंपनी का, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो प्रमोटर का डिफिनेशन है उसको प्रमोटर के डिफिनेशन में है। उस प्रमोटर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर हेल्ड बाय द प्रमोटर एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रमोटर नेम देना है, नंबर ऑफ द शेयर देना है, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स और परसेंटेज चेंजेस। तो ये सारा डिस्क्लोज आपको करना है। ये जो डिस्क्लोज करना है डिवीजन 1 कंपनी में, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, जस्ट इसी तरह का जो अमेंडमेंट है जो आपको डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में भी एप्लीकेबल है। अब आइए नेक्स्ट जो चेंजेस है, नेक्स्ट चेंजेज शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर 5 नंबर करेंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। इसमें एफ जोड़ा गया है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को कैसे डिस्क्लोज करना है इसमें, इसके बारे में इसमें दिया गया है कि जो ट्रेड पेबल्स जो है डिटेल्स रिलेटिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज शैल बी डिस्क्लोज इन द नोट्स। प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट ड्यू देयरऑन to be shown separately, remaining unpaid to any supplier at the end of the each accounting year. Amount of the interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSME Act, along with the amount of the payment made to the supplier behind the appointed date during the each accounting year. इसके अंदर आप देखेंगे, आप जो डिस्क्लोजर के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, एक FB जो क्लॉज है वो जोड़ा गया है। FB ट्रेड पेबल ड्यू फॉर पेमेंट, द फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शैल बी गिवन फॉर ट्रेड पेबल ड्यू फॉर पेमेंट। ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल में क्या क्या है आप देख रहे होंगे कि MSME और MSME अदर्स और डिस्प्यूटेड ड्यूज ऑफ MSME और डिस्प्यूटेड ड्यूज ऑफ अदर्स। इससे आप जो एजिंग शेड्यूल में आपको क्लासिफाई करना है लेस देन 1 ईयर और 1 to 2 ईयर और 2 to 3 ईयर। तो इसके अंदर आपको आउटस्टैंडिंग जो फॉर है फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द जो ट्रांजेक्शन है, तो उससे आपको इसको बाइफरकेट एजिंग करना है। इसके अलावा अदर करेंट लायबिलिटीज में जो एक क्लॉज था जो उसको ओमिट कर दिया गया है, और इसके अलावा आप अदर करेंट लायबिलिटीज में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इसका जो पॉइंट नंबर 3 है, तो वहां पर रिकंसिलेशन मतलब इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो यहाँ पर ये रिकंसिलेशन ऑफ द ग्रॉस एंड द नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द ईच क्लास ऑफ द एसेट at the beginning and end of the reporting period, showing addition, disposal, acquisition through business combination, amount of the change due to revaluation if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of the each class of the property, plant and equipment, and other adjustment and the related depreciation and impairment losses revenue shall be disclosed separately. इसके अलावा आप इंटेंजिबल एसेट के अंदर भी क्लॉज को सब्स्टिट्यूट किया गया है, जिसके अंदर क्लॉज पॉइंट नंबर 2 है रिकंसिलेशन ऑफ द ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द ईच क्लास ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, शोइंग एडिशन, डिस्पोजल, acquisition through business combination, amount of the changes due to revaluation if changes is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of the each class of the intangible assets and other adjustment and related depreciation and impairment losses or reversal shall be disclosed separately. इसके अलावा पैरा एम जो है अदर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर जो एक एडिशन किया गया है
ये आफ्टर पॉइंट नंबर फर्स्ट 1A, मतलब 1A सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट को सब्स्टिट्यूट किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा 4 में आपका द ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शैल बी गिवन। ट्रेड रिसीवेबल के केस में आपको एजिंग शेड्यूल जो है उसके लिए एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है। तो एजिंग शेड्यूल के अंदर आपका अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर गुड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर डॉटफुल, कंसीडर डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर गुड, कंसीडर डॉटफुल। तो इसको जो आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट लेस देन 6 months टू 1 year। तो ये जो आपका प्रेजेंटेशन है वो आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको प्रेजेंटेशन देना है। इसके अलावा आपका जो ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल के बाद जो है आपका कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट टू द एक्सटेंट नोट प्रोवाइडेड फॉर, इसमें क्लॉज 5A इंक्लूड किया गया है, जहां पर वेयर द कंपनी हैज नोट यूज बोरोइंग फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर the specific purpose for which it was taken at the balance sheet date, the company shall disclose the details of where they have been used। इसके अलावा एक क्लॉज W, इसमें कहा गया if in the opinion of the board any of the asset other than the property, plant and equipment, यहाँ पर intangible asset भी इंक्लूड किया गया है, and non-current investment do not have a value on realization in the ordinary course of the business at least equal to the amount at which they are stated, the fact that the board is in the opinion shall be stated। तो यहाँ पर intangible asset के बारे में भी ओपिनियन देगी। इसके अलावा आगे का जो क्लॉज था जो मोनेटाइजेशन पीरियड के लिए रखा गया था, उस क्लॉज को अब यहाँ से डिलीट किया गया है कि अब मोनेटाइजेशन पीरियड काफी लैप्स हो गया था, मतलब 8 नवंबर 2016 से 13 दिसंबर 2016 तब डिस्क्लोजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। और इसके अलावा जो एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्या क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको देने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 by 1 क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर आ गए हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट में सबसे पहला जो है टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट आया है जहां कंपनी शैल प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी other than property where the company is the lessee and the lease agreement are duly executed and in favor of the lease, whose title deeds are not held in the name of the company in the format given below। ये फॉर्मेट उसके लिए बताया गया, इस फॉर्मेट में आपको डिस्क्लोज करना है। and where such immovable property is jointly held with the others, details are required to be given to the extent of the company's share। अगर किसी ज्वाइंटली आपने हेल्ड कर रखा है तो ज्वाइंटली क्या है उसको भी फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना है। फॉर्मेट जब आप देखेंगे यहाँ पर रिलेवेंट लाइन आइटम्स इन द बैलेंस शीट, पीपीई, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट है, इसके अंदर आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग, ये जिस तरह ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितना है, टाइटल डीड्स हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, and whether title deed holder is the promoter, director or relative of the promoter, director or employee of the promoter or director, property held since which date, किस डेट से आपको हेल्ड कर रखा है, और reason for not being held in the name of the company also indicate in the if in dispute।
तो ये सारा जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट में, इसको आपको डिस्क्लोज करना है। सेकेंड रिक्वायरमेंट हम आइए चेक करते हैं हम लोग, वेयर द कंपनी हैज रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर जहां रिवैल्यू किया गया है तो कंपनी शैल डिस्क्लोज करेगी वेदर रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा किया गया है एज डिफाइंड इन अंडर रूल 2 ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल 2017। तो ये एक प्रोविजन डाला गया है, अगर रिवैल्यू किया गया तो रिवैल्यू किसके द्वारा किया गया है उसके डिटेल्स को आप यहाँ रिपोर्ट करना है। इसके अलावा following disclosures shall be made where loans or advances in the nature of the loans are granted to the promoter, director, key managerial personnel and related parties as defined under Companies Act 2013, either severally or jointly with any other person, that are repayable on the demand without specifying any terms of the period of the repayment. इसमें type of the borrower, promoter, director, KMP, related parties, amount of the loans on advances in the nature of the loan outstanding कितना है, percentage of the total loans and advances in the nature of the loans। तो ये आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है एडिशनल रिक्वायरमेंट के अंदर। इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को आपको डिस्क्लोज करना है। इसकी वर्किंग है आपका इसके अंदर कैपिटल एंड वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर एजिंग शेड्यूल जो फॉर्मेट में है उस तरह आपको नोट्स टू अकाउंट में देना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट टेम्पोररी और सस्पेंडेड, प्रोजेक्ट टेम्पोररी सस्पेंडेड। तो यहाँ पर अमाउंट इन द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉर द पीरियड लेस देन 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 years एंड टोटल। तो ये आपको डिस्क्लोज करना है। उसके बाद फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस व्हिच कंप्लीशन इज ओवरड्यू और हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल प्लान। तो उस केस में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीशन शेड्यूल शैल बी गिवन इन, जैसे कि प्रोजेक्ट वाइज आपको देना है टू बी कंप्लीटेड इन लेस देन 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 years इन अमाउंट में। तो डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर एक्टिविटी हैज बीन सस्पेंडेड शैल बी गिवन सेपरेटली। जहां सस्पेंड कर दिया गया वहां सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या रिपोर्ट करना है आप देखिएगा। तो फॉर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शैल बी गिवन। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट शेड्यूल, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के अंदर अमाउंट ऑफ in capital work in progress for a period of less than 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 year, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट टेम्पोररी और सस्पेंडेड। तो ये अमाउंट को आपको डिस्क्लोज करना है इस फॉर्मेट में। काफी लोग इंटेंजिबल एसेट में वर्क करते हैं, स्टार्टअप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस तरह के लोग वर्क कर रहे हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो इसको इस तरह डिस्क्लोज करना है इस रिक्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद फॉर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट व्हिच कंप्लीशन इज ओवरड्यू और हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट कंपेयर टू द ओरिजिनल प्लान। तो in that case following intangible asset under development completion schedule shall be given। प्रोजेक्ट वाइज आपको देना है to be completed less than 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year and more than 3 years। details of project where activity has been suspended shall be given separately। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड। बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर आपका वो वेयर एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट 1988 एंड रूल्स मेड देयर अंडर द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ईयर ऑफ द एक्विजिशन, अमाउंट thereof, details of the beneficiary। If property is in the books, then reference to the item in the balance sheet। If property is not in the books, then the fact shall be stated with reasons। इसके अलावा where there are proceeding against the company under the law as an abater of the transaction or as a transferor, then the details shall be provided in the notes to account।
nature of the proceeding, status of the same and the company view of the same. company का view क्या है उसमें, where the company has borrowing from the banks or financial institution or the basis or on the basis of the security of the current asset, it shall disclose the following. क्या, whether quarterly return of the statement of the current asset filed by the company with the bank or financial institution are in agreement with the books of the account. आप जो क्वार्टरली रिटर्न भी आप या स्टेटमेंट आप करेंट एसेट्स का बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप सबमिट कर रहे हैं, वो इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ द अकाउंट है कि नहीं है, इसको भी डिस्क्लोज करना है। क्योंकि आपसे बहुत से बोरोइंग वगैरह सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट लेते हैं और जो बैंक को जो सबमिट करते हैं वो मैनिपुलेटेड होता है, तो ये डिस्क्लोजर डायरेक्टर है जो यहाँ पर डिस्क्लोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नोट्स टू अकाउंट में। If a note summary of the reconciliation and reason of the material discrepancy if any of the adequately disclosed. Willful defaulter, where a company is a declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender, in that case following details shall be given. Date of the declaration as willful defaulter, details of the default, amount and nature of the default. तो विलफुल डिफॉल्टर का मतलब यहां दिया गया है, विलफुल डिफॉल्टर मींस ए पर्सन और द एन इशूअर हु और व्हिच इज कैटेगराइज्ड एज ए विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन as defined under the act or consortium thereof in accordance with the guidelines or willful defaulter issued by the RBI. तो ये willful defaulter के डिस्क्लोजर आपको देने हैं, किस डेट से आप डिक्लेयर एज ए willful defaulter है, और डिटेल्स ऑफ द डिफॉल्ट, अमाउंट एंड नेचर ऑफ द डिफॉल्ट आपको डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनीज, स्टॉक ऑफ कंपनीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में डिस्क्लोजर देने हैं। यहाँ पर मेंशन है कि वेयर द कंपनी हैज एनी ट्रांजैक्शन विद द कंपनीज स्टॉक ऑफ अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट or section 560 of the Companies Act 1956, the company shall disclose the following details. क्या क्या, name of the stock of company, उस कंपनी का नाम लिखना है, nature of the transaction with the stock of the company, investment in security, receivable, payable, share held by a stock of company, other outstanding balances to be specified. तो ये सारे डिस्क्लोजर आपको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। बैलेंस आउटस्टैंडिंग, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसके साथ आपका, और रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी इफ एनी टू बी डिस्क्लोज। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस और सेटिस्फेक्शन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी वेयर एनी चेंजेस और सेटिस्फेक्शन yet to be registered with the ROC beyond the statutory period, details and reason shall be disclosed. अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइमली नहीं किया है, सेटिस्फेक्शन नहीं किया है, तो अगर स्टैट्यूटरी पीरियड से ज्यादा हो रहा है तो आपको उसको डिटेल्स रीजन के साथ इसको डिस्क्लोज करना होगा नोट्स टू अकाउंट में। उसके बाद कंप्लायंस विद द नंबर ऑफ द लेयर्स ऑफ द कंपनीज वेयर द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द नंबर ऑफ द लेयर्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर clause 87 of section 2 of the act, read with the company's restriction on number of the layers rules 2017, name and the corporate identification number of the companies beyond the specified layer and the relationship or extent of the holding of the company in such downstream companies shall be disclosed. इसके अलावा following ratio to be disclosed: current ratio, debt equity ratio, debt service coverage ratio, return on the equity ratio, investment turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, net capital turnover ratio, net profit ratio, return on capital employed, return on investment. Company shall explain item included in the numerator and denominator for computing the above ratio. Further explanation shall be provided for any change in the ratio by more than 25% as compared in the previous year, preceding year. फिर compliance with the approved scheme or arrangement के केस में आपको disclosure देना है where any scheme or arrangement has been approved by
competent authority in terms of section 230 to 237 of the Companies Act 2013. Company shall disclose that the effect of such a scheme of arrangement have been in accordance with the books of the of account, in accordance with the scheme and in accordance with the accounting standard, and deviation of this in this regard shall be explained. अगर deviation है उसको explain करना है. इसके अलावा utilization of the borrowed fund and share premium. In this case, where company has advance or loan or invested fund, either borrowed fund or share premium or any other source of kind of the fund to any person or entity, including foreign entities, intermediaries, with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the intermediaries shall directly or indirectly lend or investment in other person or entity identified in any manner whatever, or by on behalf of the company ultimate beneficiary, or provide any guarantee, security or like, or on behalf of the ultimate beneficiary, company shall disclose the following: the date and amount of the fund advanced or loaned or invested in intermediary with the complete details of the each intermediaries. Date and amount of the fund further advanced or loaned or invested by such intermediary to other intermediary or ultimate beneficiary, along with the complete details of the ultimate beneficiary. Date and amount of the guarantee, security or the like provided on behalf of the ultimate beneficiary. A declaration that the relevant provision of the Foreign Exchange Management Act and the Companies Act has been complied with for such transaction, and the transaction are not in violation of the Prevention of the Money Laundering Act. ये disclose करना है आपको utilization of borrowing fund and share premium के केस में, where the company has received any fund from any person or entity, including foreign entity, funding party, with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, the company shall, in that case आपको disclose करना है directly or indirectly lend or invest in other person or entity identified in any manner whatsoever, or by on behalf of the funding party ultimate beneficiary, or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiary. The company shall disclose date and amount of the fund received from the funding party with the complete details of each funding party. Date and amount of the fund advance or loans or invested in other intermediary or ultimate beneficiary, along with the complete details of the other intermediaries or ultimate beneficiary. Declaration of the relevant provision of the FEMA and Companies Act has been complied with the such transaction and not in violation of the Prevention of the Money Laundering Act. तो ये आपको borrowed fund और share premium के utilization के केस में ये disclosure आपको देने हैं. अब आइए हम लोग देखते हैं इसके पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के केस में. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फॉर्मेट देख रहे होंगे, वहां पर टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ था, तो रेवेन्यू को हटाकर इनकम कर दिया गया. टोटल इनकम यहाँ पर पार्ट 3 जो है पार्टिकुलर्स में अंदर पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर आएगा. इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस के केस में यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर आप येलो हाइलाइटेड में देख रहे होंगे कि सेल ऑफ द सर्विस को के बाद यहाँ पर एक पॉइंट नंबर बी ए इंक्लूड किया गया है. वहां पर ग्रांट और डोनेशन रिसीव्ड रिलेवेंट इन द केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज ओनली, इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है. इसके अलावा अनडिस्क्लोज इनकम की रिपोर्टिंग करनी है आपको नोट्स टू अकाउंट में. तो इफ कंपनी शैल गिव डिटेल्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन not recorded in the books of account that is had been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under Income Tax Act, such as search or survey or any other relevant provision of Income Tax Act, unless there is immunity for disclosure under any scheme, and also shall state whether the previously unrecorded income and related asset have been properly recorded in the books of account during the year.
तो इसको इसका डिटेल देना है आपको। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के प्रोविजन के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर देना है। यहाँ पर वेयर द कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज विद रिगार्ड टू द CSR एक्टिविटीज। क्या क्या डिस्क्लोज करने हैं आपको? अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी spent by the company during the year, amount of the expenditure incurred, shortfall at the end of the year, total of the previous year's shortfall, reason for the shortfall, nature of the CSR activities, details of the related party transaction or contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant accounting standard, where a provision is made with respect to the liability incurred by entering into a contractual obligation, the movement in the provision during the year should be shown separately. इसके अलावा डिटेल्स ऑफ द क्राफ्ट, यहाँ पर देखिएगा CSR के रिगार्डिंग जो डिस्क्लोजर होता था, पहले आप डायरेक्टर रिपोर्ट में देते थे ये सारे डिस्क्लोजर, अब ये सारे डिस्क्लोजर आपको नोट्स टू अकाउंट में भी देने हैं। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, अब लास्ट ईयर्स में आप देख रहे होंगे ट्रेंड है कि लोग इनका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में बढ़ गए हैं, तो इस केस में डिस्क्लोजर देने हैं कि वेयर द कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग शुड बी डिस्क्लोज। क्या क्या डिस्क्लोज करना है आपको? प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, अमाउंट ऑफ द करेंसी हेल्ड एज एट द रिपोर्टिंग डेट को कितना करेंसी आपने हेल्ड कर रखा है। उसके बाद डिपॉजिट और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, तो ये डिस्क्लोजर जो है आपको करने हैं। ये डिस्क्लोजर जो थे आपको डिवीजन 1 प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of a company or applicable on the small and medium size company पर applicable होंगे। इसके अलावा आप देखिएगा डिवीजन 2 जो है, डिवीजन 2 अप्लाई होते हैं उन फाइनेंशियल कंपनी पर जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन एज पर द कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 के अंदर जिन पर अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग अगर बनते हैं, जैसे कि हम कंपनी के लिस्ट शुरू में बता देंगे डिवीजन 2 में कौन कौन से कंपनी है जिस पर ये अप्लाई होंगे, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो मोस्ट सारे चेंजेस जो डिवीजन 1 में है वो इसमें भी अप्लीकेबल हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा चेंजेस है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं बस 2-3 मिनट के अंदर। सबसे पहले टर्नओवर के जगह टोटल इनकम यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया जस्ट लाइक डिवीजन 1 में। इसके अलावा आप देख रहे होंगे नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर बोरोइंग के नीचे एक 1A पॉइंट लीज लायबिलिटीज को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा करेंट लायबिलिटीज में बोरोइंग के नीचे भी लीज लायबिलिटी के अंदर किया है, मतलब नॉन करेंट में भी और करेंट में भी, जैसे भी आप क्लासिफाई करते हैं जो ऑपरेटिंग पीरियड के हिसाब से। इसके अलावा इसमें जो स्पेसिफिक एक्सचेंजेस हैं, आपके जो स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन इक्विटी जो वहां पर आपके डिवीजन 1 में नहीं थे, यहाँ पर स्पेसिफिक इन कंपनियों को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो इक्विटी शेयर कैपिटल का जहां आप देख रहे हैं इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है, इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट न्यू मतलब रिपोर्टिंग फॉर्मेट दिया गया है, करेंट रिपोर्टिंग पीरियड और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, जिसमें बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, चेंजेस इन इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू टू प्रायर ईयर पीरियड एरर्स और restated balance at the beginning of the current reporting period, changes in equity share capital during the current year, balance at the end of the current reporting period। तो इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल का डिटेल्स को देना है यहाँ पे। इसके अलावा अदर इक्विटी के केस में भी जो फॉर्मेट पहले जो दिया गया था उसको उसके जगह नया फॉर्मेट सजेस्ट किया गया है, जिसमें करंट रिपोर्टिंग पीरियड है, यहाँ पर देख रहे हैं शेयर एप्लीकेशन
money pending allotment, equity component of the compound financial instrument, and reserve surplus, capital reserve, security premium, other reserve, retained अर्निंग। तो इसको क्लासिफाई किया है करेंट रिपोर्टिंग पीरियड और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड के अनुसार इसको आपको रिपोर्ट करना है। फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट आपका चेंज हो गया, फॉर्मेट चेंज हो गया है और डिस्क्लोजर आपको इसके अंदर देना है। इसके अलावा आप नोट में देख रहे होंगे हाईलाइट नोट है इसके अंदर, उसमें चेंजेस हैं। इसके अलावा आप जो नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो रिकंसिलेशन देना है, उस रिकंसिलेशन में आप जस्ट लाइक डिवीजन 1 में उसी तरह के चेंजेस यहाँ भी हैं। इसके बाद अदर इंटेंजिबल एसेट के अंदर भी जो चेंजेस जो डिवीजन 1 की जैसा था उसी तरह के यहाँ पर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में चेंजेस हैं। इसका ट्रेड रिसीवेबल में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में लेस देन 6 मंथ, 6 to 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 years एंड टोटल। इसके अंदर अनबिल ड्यूज है, उसको सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना है। कंसीडर गुड अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल which has significant increase in the credit risk, undisputed trade receivable credit impaired, disputed trade receivable consider good, disputed trade receivable which have significant increase in credit risk, disputed trade receivable credit impaired। तो ये आपको बाइफर्केशन आप डिस्क्लोज करना है। यहाँ पर क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करते हुए क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, तो इसके अनुसार आपको यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल को आपको डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा लोन्स के अंदर आपको देख रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट को यहाँ से स्ट्राइक ऑफ किया गया है, ओमिट किया गया है। और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पहले 9 पॉइंट था, बैंक डिपॉजिट मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज अंडर अदर फाइनेंशियल, इसको अलग से कहा गया है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ऊपर से टाइक ऑफ किया गया था यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, और बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी अदर टू बी स्पेसिफाइड। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो हो गया, करेंट और नॉन करेंट। तो ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल जो है आपको जस्ट लाइक ऊपर जो एजिंग शेड्यूल था क्रेडिट रिस्क के बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर भी आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट किया गया है। इसके अलावा अदर फाइनेंशियल एसेट के अंदर दिस इज ऑल इंक्लूसिव हेडिंग, दिस इनकॉर्पोरेट फाइनेंशियल एसेट दैट डू नॉट फिट इनटू एनी अदर फाइनेंशियल एसेट कैटेगरी सच एज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। इसके अलावा शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रोमोटर जस्ट लाइक डिवीजन 1 में उसी तरह के चेंजेस यहाँ भी किए गए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नॉन करेंट लायबिलिटीज में बोरिंग के अंदर आपको देख रहे होंगे कि एक पॉइंट नंबर एफ है जिसको डिलीट किया गया है, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, इसको यहाँ से ओमिट किया गया है पॉइंट नंबर एफ। उसके अलावा एक इंक्लूड किया गया है आपको करेंट लायबिलिटीज के अंदर आपको पॉइंट नंबर 5, करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। तो इसके बाद ट्रेड पेबल्स के अंदर ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल जो है एमएसएमई otherwise disputed less than 1 year, 1 to 2 year, 2 3 more than 3 years, just like अब डिवीजन 1 है उसी तरह के चेंजेस यहाँ भी हैं। बोरोइंग के रिगार्डिंग आपको where the company has not used the borrowing from the bank or financial institution for a specified purpose for which it has been taken at the balance sheet date, company shall disclose the detail of where they have been used। तो डिस्क्लोज करना है, अगर आपने पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो कहाँ पे यूज किया उसके बारे में हम डिस्क्लोज करना है। और उसका मोनेटाइजेशन के पीरियड का जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट था वो अब ओमिट कर दिया गया है।
और इसके अलावा एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, ये जस्ट डिवीजन 1 में जो जो चेंजेस थे वही यहाँ पर करिए गए हैं, जिसमें टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, details of the benami property held, willful defaulter, registration of the charges or satisfaction with the ROC, अगर आपने स्टेट्यूटरी पीरियड में नहीं किया है तो उसके बारे में डिस्क्लोज करना है, compliance with the number of the layers of the company और ratio 11 types of the ratio disclose and deviation from 25% from the preceding year that's to be explained in the notes to account. उसका compliance with the approved scheme or arrangement or utilization of borrowed fund and share premium, तो इसके बारे में आपको डिस्क्लोज करना है। उसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जस्ट लाइक डिवीजन 1 में हुआ उसी तरह यहाँ पर ग्रांट एंड डोनेशन रिसीव रिलेवेंट इन केस ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डिस्क्लोज करना है सेपरेटली, ग्रांट एंड डोनेशन रिसीव। अगर सेक्शन 8 कंपनी के केस में पहले ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था, तो सेक्शन 8 में हम लोग मेंशन करते थे, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ था। उसके बाद अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में आपको रिपोर्टिंग करना है, अनडिस्क्लोज इनकम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिटेल्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, जस्ट लाइक डिवीजन 1 में जो जो थे वो थे। इसके अलावा जो एडिशनल जो चेंजेस है वहां उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एडिशनल जो चेंजेस इन इक्विटी शेयर के कैपिटल प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है उसमें चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इसी डिवीजन 2 के कंपनी जो है, जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 को कंप्लाई करते हैं, तो उस पे ही ये जो एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है चेंजेस इन इक्विटी शेयर के इक्विटी, ये एप्लीकेबल होता है स्टेटमेंट, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चेंजेस हैं डिवीजन 2 में। और हम लोग जो मोस्टली जो डील करते हैं जो डिवीजन 1 डिवीजन 2 में, और एनबीएफसी वाले जो एनबीएफसी की रिक्वायरमेंट हम कवर नहीं करें, उसके आप डिटेल्स आप चेक कर लेंगे साइट पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग चेंजेस in schedule 3 of the company's act provided by issued by the Ministry of the Corporate Affairs in notification on 26 March 2021. Thank you so much for watching this update. Thank you.